ढेर सारा सब्सक्रिप्शन जो है वो करवा दीजिए और सभी से कहिए अपने जानने वालों से वो करें। और तो बस सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए और मज़ा आता है आपसे बात करने में। और पर मैं ये कहानी सुनाऊं उससे पहले मैं एक दो चीज़ें कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं जो अचानक हो जाते हैं, जिसके बारे में पहले से कोई प्लान नहीं होता, पहले से कोई सोचा नहीं जाता, पहले से कोई साजिश नहीं बुनी जाती, बस हो जाता है। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे, हालांकि जो इस तरह का क्राइम हो जाता है ये भी बहुत संगीन होता है, लेकिन अदालत में इसको लेकर थोड़ा सा लीनियन व्यू होता है। वो ये कि ये पेशेवर क्रिमिनल नहीं है, इसने पहले कोई क्राइम नहीं किया, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा साफ है और बस इत्तफाकन अचानक क्राइम इसके हाथ में हो गया। तो ऐसे लोगों को सज़ा देते वक्त भी अदालत थोड़ा सा ख्याल रखती है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन उसको नहीं डाला जाता क्योंकि उसका बैकग्राउंड देखा जाता है जिसने ये क्राइम किया है, तो उसको थोड़ी सी छूट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे तंदूर की जब आपको कहानी सुनाई तो वो बड़ा अजीब था सब कुछ लेकिन अदालत ने उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना, बल्कि उम्र कैद देकर फिर छोड़ दिया। मतलब अब तो वो चूंकि बहुत लंबे टाइम तक रहा था सुशील शर्मा तंदूर कांड का जो आरोपी है, तो वो इसलिए नहीं माना रेयरेस्ट ऑफ रेयर, हालांकि उसने तंदूर में बॉडी को जलाने की कोशिश की, क्योंकि जब मर्डर किया था तो वो अचानक हो गया था, कोई प्री प्लान मर्डर नहीं था। जो आज मैं आपको ये बता रहा हूं उसकी वजह यह कि जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका भी, उसकी पृष्ठभूमि यही है, उसका बैकग्राउंड यही है कि इसमें भी कातिल कत्ल नहीं करना चाहता था, पहले से उसका कोई प्लान नहीं था, कोई साजिश नहीं थी, अचानक हुआ। पर कत्ल तक तो बात ठीक थी, उसने अचानक कर दिया, जो भी सजा है सब कुछ। कत्ल करने के बाद लाश को छुपाने का जो तरीका उसने अपनाया, जैसे तंदूर केस में था, वो बड़ा विभत्स था। मतलब उसको सुन के सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस कहानी का मैं एक मतलब विटनेस रहा हूं जब ये घटना हुई और मैं देहरादून गया, मैं उस घर में गया, मैं उस डीप फ्रीजर को देखा जिसमें 70 टुकड़ों में एक बीवी की लाश थी। मैं उन बच्चों से मिला जो एक तरह से यतीम हो गए, मैं उस कातिल से मिला, उससे बात की जिसने सब कुछ माना कि हाँ वो अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन एक वक्त था, मतलब ये कि अब मान रहा है कि अब वो प्यार नहीं करता, और उसे कोई रिग्रेट नहीं था, बस उसको एक ही था अफसोस कि उसकी इस हरकत से उसके दो बेटे जो हैं वो यतीम हो गए। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि कई बार क्राइम अपने आप हो जाता है। अब असली कहानी पर आता हूं। कहानी देहरादून की, आप में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा, उस वक्त टीवी पे देखा होगा, लगातार कई दिन तक हर न्यूज़ चैनल पे ये स्टोरी चली, तमाम न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी, और उसकी वजह थी क्राइम करने के बाद का वो तरीका जिसने लोगों को चौंकाया था। तो कहानी की शुरुआत ये 2010, आज से ठीक 8 साल पहले की कहानी है, और देहरादून की कहानी है। एक बेहद पढ़ा लिखा परिवार देहरादून में रहता था, और जो हस्बैंड था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, यूएस से पढ़कर आया था। वाइफ जो थी उसने एमसीए कर रखा था, वो भी यूएस में रही थी। इन दोनों की 1999 में शादी हुई। शादी के बाद इनके 2 बच्चे हुए जिनकी उम्र 6 और 7 8 साल के दरमियान थी, दोनों बेटों की उम्र। तो ये देहरादून में दोनों रहते थे। अचानक 2010 में 27 सितंबर, सॉरी 17 अक्टूबर 2010 को अनुपमा गुलाटी नाम की एक महिला देहरादून से गायब हो जाती है। उसका हस्बैंड है राजेश गुलाटी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन शादी के बाद देहरादून शिफ्ट हो गए थे। 17 अक्टूबर को अनुपमा गुलाटी गायब हो जाती है। घर वाले चूंकि लगातार दिल्ली में अनुपमा गुलाटी के माँ बाप रहते थे, भाई था, तो वो बीच बीच उनकी फ़ोन पे बात होती रहती थी। लेकिन 17 तारीख के बाद 3-4 दिन जब गुजरते हैं, 5 दिन, वो लोग फ़ोन करते हैं तो अनुपमा से बात नहीं होती। राजेश गुलाटी उसके पति से बात होती है। जो बच्चे थे उसके दोनों छोटे छोटे, वो अपने नाना नानी से बात करते हैं, बहुत छोटे थे लेकिन फिर भी बात करते थे। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है, अक्टूबर के बाद नवंबर आ जाता है,
फिर भी अनुपमा से बात नहीं होती। घर वाले पूछते हैं राजेश से कि भाई कहाँ है वो, तो कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम, कहीं चली गई। अच्छा, इनके बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, ये घर वालों को मालूम था, तो उन्हें लगा गुस्से में शायद कहीं चली गई होगी। बट वो लगातार फोन करते हैं उधर से, एक ही जवाब देहरादून से कि पता नहीं वो कहाँ गई है, गुस्से में चली गई है। तो नवंबर बीत जाता है, अब दिसंबर आ जाता है। लगभग 57 दिन गुजर गए थे। ठीक 12 दिसंबर 2010 की तारीख आती है, जब अनुपमा के भाई और माँ बाप को लगातार वहां से राजेश देहरादून से जवाब देता कि हमें मालूम नहीं वो कहाँ गायब हो गई, कहाँ है, तो उन्हें ज़्यादा फिक्र होती है। तो फिर अपनी बहन की तलाश के लिए अनुपमा गुलाटी का भाई एसके चौधरी देहरादून पहुंचता है 12 दिसंबर, अनुपमा के गायब होने के 57 दिन के बाद। वो जाता है, राजेश गुलाटी के घर पहुंचता है, उससे बातचीत करता है, बोलता कहाँ है, वो कहता है मुझे नहीं मालूम, वो गुस्से में हमारी लड़ाई हुई थी उसके बाद से गायब है। तो कहता तुमने अब तक पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? तो उसने कहा कि इसलिए नहीं लिखा कि क्या पता लौट आई, ये है वो है। तो उसने कहा नहीं, अब 57 दिन हो गए, अब मुझे फिक्र हो रही है, तो चल के रिपोर्ट लिखाते हैं। तो जिस इलाके में ये रहते थे वहीं पे बराबर में एक पुलिस चौकी थी। तो राजेश गुलाटी कहता है अपने साले से कि ठीक है तुम नहा धो लो, उसका तैयार हो जाओ, फिर हम चौकी में चल के रिपोर्ट लिखाते हैं। वो कहता है ठीक है, वो नहा धो के तैयार होता है। जैसे ही घर से निकलने लगता है ये दोनों, राजेश और उसका साला, अचानक अनुपमा गुलाटी के भाई यानी कि एसके चौधरी जो वहां पहुंचा था, जो रिपोर्ट लिखाने जा रहा था, उसके मोबाइल पे एक एसएमएस आता है। और एसएमएस ये था कि भैया मैं अब आप सबसे बहुत दूर जा चुकी हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बस ये 2 लाइन का एसएमएस था कि भैया मैं आप सबसे बहुत दूर जा चुकी हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये जैसे ही एसएमएस आता है, और वो नंबर अनुपमा गुलाटी का ही था, उससे पहले वो लगातार मोबाइल बंद, स्विच ऑफ। तो अनुपमा के भाई को शक होता है कि 57 दिन से मैं उसके पीछे उसको तलाश कर रहा हूँ, उसके बारे में पूछ रहा हूँ, तमाम रिश्तेदारों, खानदान में, दोस्तों से हर जगह छान मारा, पूछ लिया, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। अब जब मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ, ठीक उसी वक्त ये एसएमएस क्यों आ रहा है? उसे एक शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो एसएमएस राजेश गुलाटी को दिखाता है। राजेश गुलाटी एसएमएस देख के बहुत ही वेग सा रिएक्ट करता है, उसको कोई चौंकता भी नहीं है, उससे कुछ ऐसा भी नहीं है। वो कहता है कि ये ऐसे ही है, कहीं नहीं है, वो आ जाएगी, गुस्से में उसने लिखा होगा। पर उसने कहा कि गुस्से में लिखा तो आज 57 दिन बाद क्यों, जब हम लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं मिसिंग की। तो वो कुछ गोल मोल सा जवाब देके टालने की कोशिश करता है। अनुपमा गुलाटी के भाई को शक हो जाता है। वो कहता है नहीं, अब तो पुलिस में रिपोर्ट लिखानी है। इसके बाद राजेश गुलाटी, अनुपमा गुलाटी का जो पति है, वो और ये दोनों पुलिस में जाके चौकी में रिपोर्ट लिखाते हैं कि अनुपमा गुलाटी 17 अक्टूबर 2010 से गायब है। 57 दिन हो चुके हैं उसको गायब हुए, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। रिपोर्ट लिखाने के बाद उसकी मिसिंग की कॉपी कंप्लेंट की लेके दोनों जीजा और साला अपने घर देहरादून में लौट आते। अब चूंकि एक पढ़ी लिखी महिला थी और 57 दिनों से गायब, देहरादून पुलिस फौरन हरकत में आती है। जब ये रिपोर्ट लिखा के घर लौटते हैं, उसके बाद कहता है कि ठीक है, हम बाकी की जांच करने के लिए हमारा आईओ आएगा घर पे। करीब 2-3 घंटे के बाद देहरादून पुलिस की एक टीम राजेश गुलाटी के घर पहुंच जाती है, छानबीन करने और बाकी चीजें उसके डिटेल निकालने, ताकि उससे उसको ढूंढने में आसानी हो। जब ये उसके घर पहुंचती है तो वो सारी चीजें उससे लेती है, उसके जुड़ी हुई अनुपमा गुलाटी से सारी जानकारी, ये वो। और चूंकि कंप्लेनेंट खुद पति है, साथ में लड़की का भाई है, तो पुलिस वहां पे ये सारी जो बेसिक जानकारी अनुपमा गुलाटी के बारे में वो ले रही है, उसके नंबर ले रही है, उसकी तस्वीरें ले रही है, उसके दोस्तों, बाकी लोग जितने भी जानकार हैं उन सब के बारे में जानकारी, उनके पते, सब कुछ ले लेती है कि अब उनके थ्रू अनुपमा की तलाश करेंगे। 5 से 6 पुलिस मेंबर थे जो वहां उस दिन गए थे घर पे, अनुपमा के और राजेश गुलाटी के दोनों। ये सारी अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के बाद पुलिस की टीम जब घर से बाहर निकलने लगी, तो अचानक एक पुलिस अफसर की नजर घर के ड्राइंग रूम में रखे हुए एक डीप फ्रीजर पर पड़ती है। अब वो डीप फ्रीजर बड़ा वाला था। जनरली मैं आपको बताता हूं कि जो हम जनरल स्टोर में या वो दुकानें जो पेप्सी, कोक, ये सब जो बेचते हैं, ये जिसमें आइसक्रीम रखते हैं, तो बड़ा सा जो होता है, आमतौर पे वो डीप फ्रीजर का इस्तेमाल सिर्फ दुकानों में होता है, घरों में नहीं होता। घरों में फ्रिज होता है और यही चीज़ें होती है, लेकिन डीप फ्रीजर का इस्तेमाल घर में जनरली कोई करता ही नहीं है।
और यहाँ पे चूंकि फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, वो भी 5-7 साल के, तो उस घर में कोई ऐसी ज़रूरत नहीं ना, इनका कोई ऐसा बिजनेस की कोई चीज़ रखना है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब ना हो, तो वो भी कोई बैकग्राउंड नहीं। तो उस पुलिस अफसर की नज़र उस घर में रखे हुए डीप फ्रीजर पर थी, जो बिल्कुल नया, बाहर से मतलब उसके कुछ स्टिकर विस्टिकर तक नहीं हटे थे, बट डीप फ्रीजर पे ताला लगा हुआ था। तो उस पुलिस अफसर को थोड़ा अजीब सा लगता है कि एक घर में, और फ्रिज भी है, तो कहता है इस घर में फ्रिज के ऊपर भी नजर पड़ी और डीप फ्रीजर पर भी पड़ी। तो उसने कहा कि ये घर में डीप फ्रीजर कैसे? तो वो अपने सीनियर की तरफ इशारा करता है उस डीप फ्रीजर को दिखाकर। तो सीनियर भी चौंकता है कि ये क्या डीप फ्रीजर घर में क्यों, उसको अजीब लगता है। तो वो पास जाके डीप फ्रीजर को चेक करते हैं, तो देखते हैं ऊपर ताला लगा हुआ। तो वो पूछते हैं कि पहला तो बेसिक यही होता है कि ये डीप फ्रीजर क्यों। तो जैसे डीप फ्रीजर का तरफ पुलिस जाती है और नाम वाम पूछती है, पहली बार राजेश गुलाटी, जो अब तक एकदम अपने बहनों साले के साथ एकदम कॉन्फिडेंटली सारे इस चीज़ों का जवाब दे रहा था, सब बता रहा था, वो घबरा जाता है। अब पुलिस की नज़र पार की, देखा गया भी अचानक घबरा रहा है, इसके पसीने छूट रहे हैं। तो कहता चाबी तो इसको खोल के दिखाओ, उसमें है क्या। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है। फिर वो थोड़ा ड्रामा करता है कि इसकी चाबी पता नहीं कहाँ है। फिर ये भी कहता है कि चाबी ये सब अनुपमा रखती है। पर पुलिस वाला कहता है उसको गायब हुए 57 दिन हो गए, लेकिन ये डीप फ्रीजर देख कर लग रहा है कि ये अभी हाल में खरीदा गया है। तो उस तरीके से पुलिस उसको ग्रिल करती है, मजबूरी में वो उसको चाबी दे देता है। अब पुलिस वाले ताला खोलते हैं, इधर ताला खोल रहे हैं, इधर राजेश गुलाटी की हालत खराब, वो कांप रहा है एक तरह से। पुलिस वालों को पूरा शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसका ताला खोलते हैं, जब पुलिस वाला झांक के देखता है ढक्कन हटाकर, तो उसमें छोटे छोटे काले रंग के अनगिनत पॉलिथीन के बैग, छोटे छोटे पॉलिथीन इतने इतने बड़े, और हर पॉलिथीन भरा हुआ। अब भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। और एकदम डीप फ्रीजर फुल उस पर ऑन, और वो सारे एकदम जमे हुए आइस से। एक पॉलिथीन दूसरे पॉलिथीन से भी एकदम वो है। तो एक पॉलिथीन को किसी तरह से एक पुलिस वाला बाहर निकालता है, छोटा सा। जब वो बाहर निकालता है तो वो बिल्कुल पत्थर जैसा पॉलिथीन बाहर निकाल के उसको चेक किया जाता है। तो कुछ चीज़ें लाई जाती हैं नुकीली, जिससे थोड़ा पत्थर को, चूंकि वो आइस जमा हुआ था, तो जैसे जैसे वो उस आइस को तोड़ते हैं और आइस पिघलने लगता है, उसमें से एक मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। अब वो जैसे ही टुकड़ा दिखाई देता है तो उस मांस के टुकड़े को देख के समझ नहीं आता कि ये किसका है। तो वो पहले ये होता है कि पता नहीं, हो सकता है मटन वटन कुछ रखा हो घर में, लेकिन उन्हें डाउट होता है कि ये क्यों घबरा रहा है। इसके बाद दूसरे पॉलिथीन को निकाला जाता है। जब दूसरे पॉलिथीन को निकाला जाता है तो उसको भी फिर तोड़ा जाता है, चूंकि जमा हुआ था। फिर उसके अंदर से एक और मांस का टुकड़ा निकल आता है। इसके बाद तीसरे पॉलिथीन को निकाला जाता है। तीसरे पॉलिथीन को जब खोला जाता है तो उसमें मांस के टुकड़े के साथ इंसानी उंगलियां दिख रही थी। तो जैसे ही वो उंगली दिखती है, वो सारे पुलिस वाले, एक तो वो सहम जाते। देहरादून बड़ा पीसफुल शहर है, वहाँ इस तरह के क्राइम व्राइम होते नहीं है, तो पुलिस के लिए भी ये बड़ा मतलब अनोखा वो था और डराने वाला, दहलाने वाला। तो जितने पुलिस वाले थे उन सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब तक जिस पॉलिथीन को बड़े आराम से पकड़ के और रख रहे थे और बर्फ हटा रहे थे, उसके बाद वो पॉलिथीन को हाथ लगाने से भी उनकी हालत ख़राब हो रही थी, और ये किसी की भी हो सकती है। तो जैसे ही वो उंगली दिखाई, पुलिस वाले समझ गए कि कहानी क्या है। उधर राजेश गुलाटी इतनी देर में समझ गया कि अब उसका भांडा फूट चुका है। पुलिस वाले ने सीधे राजेश गुलाटी को पकड़ा। वो चूंकि पढ़ा लिखा, बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ऐसे जो पढ़े लिखे ये सब लोग होते हैं, बहुत दिल और दिमाग से बड़े नाजुक होते हैं, हार्डकोर टाइप के नहीं होते हैं, तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो पुलिस वाले ने जब बताया कि ये क्या है, ये कौन है, तो वो फिर रोने लगता है। और बिना किसी ज़्यादा कोशिश के वो उसी घर में फूट फूट के रोते हुए उसी डीप फ्रीजर के सामने वो इकरार जुर्म करता है और कहता है कि ये अनुपमा गुलाटी है, उसकी वाइफ, और उसने उसे मारा। अब यहां तक तो ये कहानी थी। इसके बाद फिर पुलिस उसको फौरन थाने ले जाती है। अब फिर बाकी फॉरेंसिक की टीम आती है, पूरा डीप फ्रीजर में से पॉलिथीन निकाला जाता है। तब उस वक्त उस पॉलिथीन की करीब उसमें 30-35 पॉलिथीन बचे हुए थे। फिर पुलिस स्टेशन में वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो जो कहानी थी, वो जैसे जैसे सुना रहा था, पुलिस वाले के होश उड़ते जा रहे थे। तो कुल मिला के कहानी जो उसने सुनाई,
और ये रिकॉर्ड पे है। तो वो कहानी अब मैं आपको उसके पहले क्या बताता हूँ कि हुआ क्या था। जो राजेश गुलाटी के मुताबिक इन दोनों की शादी 1999 में हुई थी अनुपमा गुलाटी से। दोनों दिल्ली में रहते थे और लव मैरिज किया था इन्होंने। तो राजेश गुलाटी की अनुपमा गुलाटी से शादी होती है। उसका इसी दौरान में ये एमसीए की पढ़ाई कर रही थी। तो अनुपमा गुलाटी की एमसीए की पढ़ाई पूरी हो जाती है, दोनों यूएस चले जाते हैं। यूएस में, और ये चूंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वहाँ जॉब कर रहा था। फिर ये दोनों कुछ वक्त के बाद यूएस से इंडिया वापस आ जाते हैं और राजेश गुलाटी को कोलकाता में एक नौकरी मिल जाती है। तो वो अपनी वाइफ को दिल्ली में छोड़ के कोलकाता चला जाता है। पर कोलकाता में जहाँ वो नौकरी कर रहा था, वहीं पड़ोस में जहाँ वो रहता था, एक शादीशुदा औरत से उसका इश्क हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। जबकि शादीशुदा था, लेकिन वो कोलकाता में दूसरी शादी कर लेता है। ये बात अनुपमा को पता चल जाती है। वहीं से इन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आती है। हालांकि तब तक इनके 2 बच्चे हो गए थे, सब बेटे छोटे छोटे थे, 2-3 साल के। तो इनकी शादी के बाद ये कड़वाहट आ गई, लड़ाई शुरू हो गई। उधर कोलकाता में फिर ये जब सारा भांडा फूट जाता है, जो दूसरी बीवी थी उसके साथ भी झगड़ा होता है। फिर वो उस दूसरी बीवी को छोड़ देता है और डॉक्टर राजेश गुलाटी वापस दिल्ली आता है। अनुपमा गुलाटी को मनाता है, सिखाता है, क्योंकि इन दोनों का लव मैरिज था। तो वो भी फिर ये कि अब ये बदल गया, अब ये वापस नहीं जाएगा, वो भी मान जाती। फिर दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। फिर ये होता है कि चलो अब हम इन सारी चीज़ों से दूर एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, तो उसके लिए एक नए शहर में चलते हैं। तो ये दोनों देहरादून पहुंच जाते हैं दिल्ली से। देहरादून में अपना घर वर लेकर वहीं रहने लगते हैं। बच्चे का एडमिशन वहीं करा देते हैं। लेकिन उस हादसे के बाद से ये होता है कि पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़ा होता है, और जब भी झगड़ा होता तो वो कोलकाता वाला जिक्र जरूर करती है अनुपमा गुलाटी। तो डेली का ये रूटीन बन गया इन दोनों के बीच में झगड़े का। तो इसके बाद कई बार हाथापाई हुई। हाथापाई के बाद मामला फिर पुलिस तक पहुंचा और अनुपमा गुलाटी ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई। फिर मामला कोर्ट में गया और उस कोर्ट से ये हुआ कि ठीक है, बच्चे चूके थे, दोनों अलग अलग नहीं रहना चाहते थे, तो एक ही छत के नीचे रहेंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप हर महीने 20,000 रुपये अनुपमा को घर का खर्च चलाने के लिए पैसे देंगे। तो ये हर महीने डॉक्टर राजेश गुलाटी उसको पैसे देता था। लेकिन फिर धीरे धीरे राजेश गुलाटी का कहना था कि अनुपमा की डिमांड बढ़ती गई। वो कहती नहीं, 20,000 में घर नहीं चलता, 30, 40, 50, और उसको लेके घर में झगड़ा चलता। लेकिन दोनों एक ही छत के नीचे रहते और डेली लड़ते, डेली सब कुछ होता और फिर साथ ही रहते। 17 अक्टूबर 2010 को राजेश गुलाटी ऑफिस से घर आता है। उसके बाद घर आता है तो फिर घर में वही थोड़ी देर के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई शुरू हो जाती है तो राजेश गुलाटी का कहना था कि उस दिन धक्का मुक्की हो जाती है। तो अनुपमा गुलाटी उसे धक्का देती है, पलट के ये भी धक्का देता है। तो इसका कहना है कि मैंने उसको इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका सर जो बेड है उसके कॉर्नर से जाके लग जाता। तो जैसे ही बेड कॉर्नर से लगता है तो वो चोट गहरा था, इसलिए वो गहरी चोट लगने के बाद अनुपमा गुलाटी नीचे गिरती और बेहोश हो जाती है। डॉक्टर राजेश गुलाटी को लगता है कि ये शायद मर गई है, तो वो घबरा जाता है। फिर उसका कहना था कि उसने देखा कि नहीं उसकी सांस चल रही है। उसको लगा कि अब अगर ये जिंदा है और इसने फिर पुलिस में चली गई तो मैं जेल चला जाऊंगा। तो वो फिर घर के अंदर कॉटन रखा हुआ था बहुत सारा। वो कॉटन लाता और वो सारे कॉटन अनुपमा गुलाटी के मुंह में डाल देता है और तब तक मुंह को दाबे रखता है जब तक कि अनुपमा गुलाटी की सांसें टूट नहीं जाती, वो मर नहीं जाती। और ये उसने कैमरे पे भी कहा है। इवन जो हमने टीजर डाला आप उसमें सुन सकते हैं, क्राइम तक पे। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। उसके बाद वो मर जाती है अनुपमा। अब चूंकि ये सब कुछ अचानक हुआ, कोई प्लान नहीं था, एक्सीडेंटल उसके हिसाब से धक्का दिया, सर में चोट लगी, वो बेहोश हुई। उसके बाद इसे डर लगा कि जेल चले जाएंगे। फिर उसने कॉटन लाया और उसके मुंह में डाला, उसका एक तरह से दम घोट के उसको मार दिया। थोड़ी देर के बाद, अब चूंकि बच्चे छोटे थे दोनों, वो दूसरे कमरे में थे, तो अब इसे एहसास हुआ कि ये तो उसके हाथ से खून हो गया, तो अब क्या करें। उसने वो बॉडी उठाई, डेड बॉडी, और उठा के ले जाके बाथरूम में रख दिया और बाथरूम को बंद कर दिया। इसके बाद अब वो सोच रहा था कि इस डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएं। तो देहरादून से उसके दिमाग में यह था कि देहरादून से मसूरी की तरफ चलते हैं और रास्ते में चूंकि खाई है तो कहीं भी गाड़ी रोक के डेड बॉडी को फेंक देंगे। लेकिन घर से डेड बॉडी को बाहर तक कैसे ले जाए, घर से डेड बॉडी को कार तक कैसे ले जाए, ये मुश्किल काम था। क्योंकि जिस जगह पे घर था वहां से वो बाहर अगर हाथ से लेकर जाता बोरी में या किसी भी चीज में, तो कोई भी पड़ोसी देख लेता और डाउट हो जाता। तो ये सारी उधेड़ बुन में 2 दिन निकल गए। तो 27 अक्टूबर को, सॉरी हाँ 17 अक्टूबर को इसने कत्ल किया। 18 और 19 2 दिन निकल गए क्योंकि उसे मौका नहीं मिला डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का।
अब उसे डर हुआ कि 2 दिन से बाथरूम में लाश पड़ी हुई है, अगर ये फिर इसमें से बदबू आने लगेगी तो पड़ोसियों तक जाएगी, भेद खुल जाएगा, तो क्या करे। तो 19 तारीख को रात को इसको ये एक आइडिया आया। और वो आइडिया कहाँ से आया? एक फिल्म से। क्योंकि जिस लैपटॉप में ये काम करता था, उस लैपटॉप को जब पुलिस ने रिकवर किया तो उसके हार्ड डिस्क में एक ही सिर्फ मूवी थी, और वो मूवी थी द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स। 1991 में ये फिल्म आई थी, जो एक साइको किलर भी थी। वो लड़कियों को किडनैप करता था, फिर उन्हें मारता था और फिर उन्हें टुकड़े कर देता था। तो ये बहुत ही हिट मूवी है साइलेंस ऑफ द लैम्प्स। तो वो वहां से उस इंस्पायर हुआ, ये बाजार गया 20 अक्टूबर को। वहां से इसने एक डीप फ्रीजर खरीदा। डीप फ्रीजर जो मजदूर लेकर आया, अपने सामने इसने घर में रखवाया। उसके बाद फिर ये बाजार गया, और जब भी जाता था अपने बच्चों को, दोनों बेटों को लेकर जाता था, छोटे छोटे थे। उसके बाद जाके उसने एक आरी खरीदी अलग दुकान से। एक दुकान से इसने स्टोन कटर खरीदा, वो जो पत्थर काटने की जो मशीन होती है। और एक दुकान से हथौड़ा लिया, हैमर। तो 3 दुकान से इसने, हालांकि एक ही दुकान में तीनों चीज मिल सकती थी, पर उसने 3 अलग अलग दुकानों से लिया। उसके बाद ये अब सारी चीजें इसने जमा कर ली। डीप फ्रीजर भी आ गया, ये भी आ गया। लेकिन अब उस वक्त, जब ये अक्टूबर की बात हम बता रहे हैं आपको, 17 अक्टूबर को मर्डर हुआ। 17, 18, 19, 20, 21 तक स्कूल की छुट्टी थी। शायद कोई फेस्टिवल था कुछ, तो ये स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। तो इसके दोनों बच्चे घर में थे, स्कूल जा नहीं रहे थे। तो अब उसको यह था कि बॉडी ठिकाने कैसे लगाएं, घर में बच्चे हैं। फिर उसने वेट किया, बट ये काम किया कि उसने 2 दिन के बाद डिफ्रीजर ले आया था। एक बड़े से पॉलिथीन में डेड बॉडी को लपेटा और उस पूरी लाश को उठा के बाथरूम से डीप फ्रीजर में रख दिया उसने, पूरी साबुत लाश। चूंकि डीप फ्रीजर काफी बड़ा था, और डीप फ्रीजर को लॉक कर दिया। इसके बाद ये इंतजार करने लगा कि इसके बच्चों का स्कूल खुले। 5 दिन के बाद स्कूल खुला। बच्चे को स्कूल इसने सुबह भेजा, खुद छोड़ कर आया। वापस घर आता है, दरवाजा बंद करता है, डीप फ्रीजर से लाश निकालता है बाहर, बाथरूम में ले जाता है। और सबसे पहले उस दिन, 5 दिन के बाद, वो स्टोन कटर, आरी और हैमर, इन तीनों का इस्तेमाल करके वो दोनों पैर और लेफ्ट हैंड काटता है। और इसी में काफी वक्त लग जाता है, क्योंकि वो एक तो वो ये देख रहा था कि कहाँ कहाँ पे खून जम गया है, ताकि बाथरूम में ब्लड ना फैले। तो डीप फ्रीजर में रखने से वो थोड़ा सा जम गया था सब कुछ। तो ये वो पोर्शन काट रहा था जहां जहां से ब्लड कम निकलने के चांसेस थे। तो पहले दोनों पैर काटा उसने, घुटनों से और हाथ। इन 3 पीस को उसने 3 अलग अलग पॉलिथीन में रखा। उसके बाद जो बाकी बॉडी बची, उसको फिर इसने ले जाके वापस डीप फ्रीजर में डाल दिया। चूंकि वक्त हो गया था और बच्चों को फिर स्कूल भी लाना था, सफाई भी करनी थी। उसके बाद ये चीज हो गई। अब यह है कि ये पीसेस कहां फेंके। पॉलिथीन बाहर लेकर जाए तो उसे डर था कि लोग पूछ लेंगे, टोकेंगे। तो उसने फिर उसका भी इंतजाम किया। उसने ये तय किया कि जब जब इनके बच्चों की स्कूल की छुट्टी होगी, ये उस दिन अपने बच्चों को कार में बैठाएगा और उनको लेकर जाएगा, और उस दिन कुछ कुछ टुकड़े ले जाएगा, और एक साथ ज्यादा नहीं, 1 या 2, ताकि किसी को शक ना हो। तो अब स्कूल की छुट्टी संडे होती थी या सैटरडे। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद पहले दिन इसने सिर्फ 2 पैर और 1 हाथ काटे। फिर बच्चे अगले दिन स्कूल गए। फिर इसने उसके बाद बाकी पीसेस करने शुरू किए। यह सिलसिला करीब 57 दिनों तक चलता रहा। और उसने पॉलिथीन बना बना के डीप फ्रीजर में रखता रहा, और वो छोटे छोटे वो करता था ताकि कभी किसी को पॉलिथीन ले जाने में शक ना हो। और हर सैटरडे संडे जब इसके बच्चों की छुट्टी होती थी, ये 1 या मैक्सिमम 1 दिन 2 इसने पॉलिथीन निकाले, और ये ले जाने के बाद देहरादून से ये मसूरी की तरफ जाता था। और मसूरी की तरफ जहां पे भी देखता था आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, वहां से वो पॉलिथीन खाई में फेंक देता था। और खाई को भी ऐसी जगह देखता था जहां खाई में कभी कोई इंसान, जैसे बहुत सारे पहाड़ों पे लोग नीचे भी उतर जाते हैं, तो ऐसी जगह जहां पे कोई नीचे उतरता ना हो, ताकि कोई पॉलिथीन किसी के हाथ ना आए और वो कोई जानवर वानवर खा ले। तो ये बाथरूम में काटता रहा, डीप फ्रीजर में रखता रहा, और हर सैटरडे संडे अपने बच्चों के साथ जाके जहां मौका मिलता रहा फेंकता रहा। और चूंकि उसको ज्यादा फेंकना नहीं था, 1 या 2। अब ये सोचिए आप कि इन 57 दिनों तक घर में डीप फ्रीजर में लाश पड़ी हुई है, टुकड़ों में पड़ी हुई है,
बाथरूम में हर दिन वो लाश के बाकी पार्ट निकालता और फिर काटता, फिर वापस रख देता, और उसी घर में वो सोता, उसके दोनों बच्चे सोते, वो खाना बनाता, चूंकि मेड वेड नहीं थी उसको, वो भी था कि खतरा है, वो खुद खाना बनाता, उस घर में रहता। लेकिन उन बच्चों को उन 57 दिनों तक उसने कभी बाथरूम में जाने नहीं दिया। अगर वो बॉडी और सारे पार्ट्स डीप फ्रीजर में, तब भी ना, वो उनको बाहर नहलाता था, खुद बाथरूम में नहाता था, उसी बाथरूम में जिसमें वो अपनी बीवी के टुकड़े किया करता था, लेकिन बच्चों को कभी नहीं ले गया। तो एक ही घर के अंदर वो रात को सोता भी था उसी में जहां डीप फ्रीजर में लाश पड़ी हुई है, उसी घर में खाता भी था, उसी घर में नहाता भी था, उसी घर में उसके बच्चे भी थे। तो ये उसने 57 टुकड़े करके वो सारे रखे थे, और इसलिए 57 दिन बाद जब पुलिस पहुंची तो वो उसको इसलिए इतने सारे पॉलिथीन मिले क्योंकि दिन जो उसने काउंट किया था कि सिर्फ बच्चों के साथ ही जाके मुझे टुकड़े ठिकाने लगाने, वो हफ्ते में उसे 1 या 2 दिन मौका मिलता था, महीने में 6 या 8 दिन। और पॉलिथीन उसका ये था कि 1 या 2 से ज़्यादा लेके जाना नहीं है, तो पॉलिथीन की गिनती इस हिसाब से कम थी, और इसलिए 57 दिनों में वो बहुत ज़्यादा फेंक नहीं पाया। उसका इरादा यही था कि वो हर वीक कर करके और बाकी जितने बचे हैं उनको लंबे टाइम तक फेंकता रहेगा। लेकिन सिर्फ एक गलती ने उसको फंसा दिया, और वो गलती ये थी कि जिस दिन ये रिपोर्ट लिखाने के लिए जा रहा था 12 दिसंबर 2010 को, इसका भाई अनुपमा गुलाटी का, इसने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया उसको कि अब मैं इस दुनिया से दूर जा चुकी हैं, आप सबसे मुझे ढूंढना मत। इस मैसेज की वजह से इसके भाई को इस पर शक हुआ था कि 57 दिन तक उसने कभी संपर्क नहीं किया, कभी कुछ पता नहीं चला। आज जब पुलिस के पास जा रहे हैं तब ये मैसेज ऐन वक्त पे क्यों, और यहीं वो फंस गया। बाद में उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया, उसने अपने सारी चीज़ें मानी, पर वो ये भी कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता था एक वक्त में, अब नहीं। अब उसका था कि इतनी लड़ाई लड़ चुकी थी, वो उससे इतना लड़ती थी कि उसके बाद उसके लिए उसके दिल में कुछ रहा नहीं है। बट हाँ, उसको अफसोस ये था कि उसके इस हरकत की वजह से माँ तो दुनिया से चली गई, वो खुद जेल पहुंच गया, और एक तरह से उसके दोनों बच्चे अनाथ और यतीम हो गए। उसके बाद ये मामला चला 2010 से लेके उत्तराखंड की जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे देहरादून में, और अभी सितंबर 2017 में लोअर कोर्ट का फैसला आया जिसमें इसको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन इसमें चूंकि इसको ये सारी चीज़ों के बावजूद फांसी की सज़ा इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोर्ट ने ये माना कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में इसलिए नहीं आता है कि जो मर्डर हुआ था, जो कत्ल हुआ था, वो प्री प्लान नहीं था, और वो एक हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा था, और झगड़े के दौरान में उससे एक खून हो गया। तो ये चीज़ें रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं है। हाँ, जो उसने टुकड़े किए, डीप फ्रीजर में रखे, बाकी चीज़ें हुई, वो कत्ल के बाद हुआ, तो उन चीज़ों को इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता, जैसे तंदूर कांड में हुआ था। तो ये थी डॉक्टर अनुपमा और राजेश गुलाटी की पूरी कहानी। और देहरादून में ऐसा हादसा या ऐसा क्राइम, ऐसी वारदात 2010 में जो हुआ, ना उससे पहले कभी हुआ था, ना अभी तक 2018 आ गया, ऐसी कहानी कभी सुनने को मिली। और आज भी जो सुनता है वो चौंकता है। और मैं जब पहली बार इस चूंकि जब ये इंसिडेंट आया, हम लोगों ने लगातार शो बनाया, तो मैं जब राजेश गुलाटी से मिला तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल इंसान मिला, एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे जो होना सब कुछ। और जब वो अपनी बीवी के बारे में बात करता था तब भी एकदम नॉर्मल, उसके चेहरे पे कोई कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं कि उसने कुछ गलत कर दिया है। और इवन जो पुलिस वाले थे, वो जब पुलिस इंट्रोगेट कर रही थी, पुलिस कस्टडी में थे, तो पुलिस वाले भी कहते थे ये बड़ा नॉर्मल है और बहुत ही कोऑपरेट कर रहा है, और जो चीज़ें पूछो सब बता देता है। तो एक अलग मतलब उसकी पूरी शख्सियत थी। लेकिन वो जो रोज रोज का उसका झगड़ा था, वो हमेशा यही कहता था पुलिस कि उसने उसको वहां तक पहुंचा दिया कि उसे लगा कि अब और मेरे पास कुछ है नहीं तो यही कर दो। पर उसके बाद जो उसने किया था वो फिर उसके दिमाग का दूसरा पहलू बताता है कि कैसे एक शख्स अपनी ही बीवी के किस्तों में हर दिन, मतलब डीप फ्रीजर से बॉडी निकालना है, फिर उसके कौन कौन से पीस काटने हैं, फिर उसके बाद सफाई करनी है, फिर वापस रखना है, फिर निकालना है, फिर बच्चों के साथ संडे में उन्हीं की, मतलब दोनों बच्चे साथ में और उनकी माँ के लाश के टुकड़े उन्हीं की मौजूदगी में लेके वो जा रहा है और फेंक रहा है। तो ये जो जहन है या जहनियत है या सोच है, वो सोच से थोड़े परे की चीज़ थी। ढेर सारा सब्सक्रिप्शन जो है वो करवा दीजिए, और सभी से कहिए अपने जानने वालों से वो करें। और तो बस सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, और मज़ा आता है आपसे बात